नमस्कार दोस्तों, नील युग सर्चर में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 यानी कि 11। सब्जेक्ट हमारा है भूगोल और जो हमारा टेक्स्ट है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और उसी टेक्स्ट में जो दिए हुए पार्ट नंबर 14 है जिसका नाम है महासागरीय जल संचलन। तो उस पार्ट में जो दिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी वीडियो में हम दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न यानी कि 5 अंक वाले जो प्रश्न है उस प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखना। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, देखिए क्या है। ज्वार भाटा क्या है, इसके प्रमुख प्रकार बताइए तथा इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखिए क्या है, उसका उत्तर है समुद्र का जलस्तर सदा एक एक सा नहीं रहता। यह नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है तथा नीचे उतरता है। समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने के ज्वार तथा नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार हैं, देखिए किस प्रकार है। तो इस प्रकार आवृत्ति के आधार पर है, आवृत्ति के आधार पर है अर्धदैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। और ऊंचाई के आधार पर है उच्च अथवा बृहद ज्वार भाटा अथवा लघु ज्वार भाटा। अब देखिए ज्वार भाटा का महत्व क्या है, तो वो देखते हैं। नद मुखों पर समुद्री जहाज आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। मछली पकड़ने वाले नाविक ज्वार के साथ समुद्र में अंदर जाते हैं और भाटे के साथ बाहर आते हैं। ज्वार भाटे से नगरों की गंदगी व प्रदूषण साफ हो जाते हैं। ज्वार भाटे से बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं हमें समुद्री किनारे पर प्राप्त हो जाती हैं, जैसे शंख, सीप, घोंघे इत्यादि। ज्वार भाटे के कारण समुद्री जल गतिमान रहता है, जिससे शीत प्रदेशों में पानी जम नहीं पाता। और ज्वार भाटे से विद्युत निर्माण की क्रिया जाता है। बहुत से क्षेत्रों में इस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। अब देखिए सवाल नंबर 2, तरंगों की विशेषता बताइए। तो देखिए कौन कौन से। नंबर 1 है तरंग शिखर एवं गर्त। एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गति कहते हैं। दूसरा है तरंग की ऊंचाई, यह तरंग एक गति एवं शिखर की ऊर्ध्वापर दूरी है। तीसरा है तरंग आयाम, यह तरंग की ऊंचाई का आधा भाग होता है। और चौथी है तरंग काल। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल है। और चौथी है, सॉरी 5वां नंबर की है तरंग दैर्ध्य, यह लगातार दो शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। और छठी नंबर की है तरंग गति, तो वह है जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं। इसे नॉट में नापा जाता है। देखिए इधर आपको जो चित्र में दिया हुआ है उसी तरह आप उसके आंसर लिख सकते हो। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 3, महासागरीय धाराएं किन्हें कहते हैं, इनकी उत्पत्ति के कारण बताइए। तो महासागरों के एक भाग के से दूसरे भाग की और विशेष दिशा में जल के निरंतर प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। धाराओं के उत्पन्न होने के कारण क्या है, तो देखिए नंबर 1 है पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधी कारण है। तो अंतः सागरीय तथा महासागरीय कारक जैसे तापक्रम की विभिन्नता, दूसरा समुद्र का खरापन, तीसरा घनत्व में भिन्नता। और दूसरी बात है बाह्य कारक, उसमें पहला पॉइंट है वायुदब तथा हवाओं की दिशा, दूसरा है बाष्पीकरण तथा वर्षा, और तीसरा है धाराओं की दिशा व रूप में परिवर्तन लाने का कारण। कारक क्या है तो वो आपको बताना। देखिए तट की दिशा तथा आकार, दूसरा है जल की आकृति, तीसरा है मौसमी परिवर्तन और चौथा है प्रचलित स्थायी हवा यानी तो पवन है। अब देखिए देखिए सवाल नंबर 4, महासागरीय धाराओं का गहराई और तापमान के आधार पर वर्गीकरण करो। तो उसका उत्तर क्या है, वो है नंबर 1 है सतही धारा अथवा ऊपरी धारा। तो वो है नंबर 1 पॉइंट है महासागरीय जल का 10% भाग सतही जलधारा के रूप में है। ये धाराएं महासागरों में 400 किलोमीटर की गहराई तक उपस्थित है। दूसरा पॉइंट है गहरी धारा, तो महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। ये जलधाराएं महासागरों के घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती रहती है। तापमान पर आधारित धाराएं, तो वो किस प्रकार होती है, तो वो देखिए किस प्रकार होती है तापमान के आधारित। तो गर्म धाराएं, तो जो धाराएं गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती है उन्हें गर्म धाराएं कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वह का तापमान बढ़ा देती है। गल्फ स्ट्रीम का इसका एक उदाहरण है। दूसरे पॉइंट है ठंडी धाराएं, जो धाराएं ठंडे क्षेत्रों में गर्म क्षेत्रों की ओर चलती हैं इन्हें ठंडी धाराएं कहते हैं। ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वह का तापमान घटा देती है। लेबोड्रो ठंडी धारा इसका उदाहरण है। अब देखिए सवाल नंबर 5,
महासागरीय धाराओं के कौन कौन से प्रभाव होते हैं? तो इसके देखिए उसका उत्तर क्या, नंबर एक है, ये धाराएं अपने आसपास के थल स्थल क्षेत्रों के तापमान और तापांतर को प्रभावित करती है। ठंडी धाराएं स्थल क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती है तथा गर्म धाराएं स्थल क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती है। दूसरा पॉइंट है, महासागरीय धाराओं के कारण अन्य जलवाहिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, जैसे कोहरे की उत्पत्ति, आर्द्रता में वृद्धि और मृदुलता। तीसरा पॉइंट है, ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने के साथ पर पैक्टन की बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मछलियों बहुतायन में पाई जाती हैं। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं। तो देखिए इस आपको चित्र दिया हुआ है, महासागरीय धाराएं किस प्रकार से सब होती है, इस प्रकार आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 6, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न महासागरीय धाराओं का को दर्शाइए। देखिए प्रशांत महासागर की धाराएं किस प्रकार है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा, दूसरा है दक्षिणी प्रशांत की ठंडी धारा, तीसरा है ठंडी प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा, चौथा है उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा, कैलिफोर्निया की धारा और अलास्का की धारा, इस प्रकार बताई हुई है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे सवाल। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगे तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।